अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी जो रेशियो है वो उन बच्चों की है जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं। ये सोसाइटी का मेरे ख्याल में एक निगलेक्टेड हिस्सा होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं या उनका इलाज कराने की इवन उनके पेरेंट्स भी नहीं सोचते या उसको ज़रूरी नहीं समझते कि इनका भी इलाज कराना चाहिए, इनको भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इनको भी हमें लेके जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में, ताकि ये भी एक माशरे का मुफीद फ़र्द बन सकें। इसी तरह का एक इदारा जो इन बच्चों की बहाली के लिए काम कर रहा है मुजफ्फराबाद में पिछले कई सालों से, उनकी क्लिनिकल इंचार्ज डॉक्टर ईमान ज़ारा आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इदारा किस तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी बहाली के लिए काम कर रहा है, कौन कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने मुझे बताया एक कंडीशन जिसको हम क्लब फुट कहते हैं वो क्या होती है और मुजफ्फराबाद के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर उसकी कितनी रेशो है और उसका ट्रीटमेंट कहीं और मौजूद है या नहीं है, और अभी तक उन्होंने कितने केसेस डील किए हैं और फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं। तो ये सब हम आज उनसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेरेंट्स को अवेयरनेस होती है, सोसाइटी में इसकी कितनी अवेयरनेस है और कितना एक ट्रीटमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ईमान, आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ, आपने जिस तरह से हम डिस्कस भी करे थे क्लब फुट के हवाले से, तो क्या होता है क्लब फुट, और अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की और मुजफ्फराबाद की स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर कितने क्लब फुट के केसेस हमें नज़र आते हैं और सोसाइटी में इसकी कितनी एक रेशो होती है? अच्छा, अगर हम क्लब फुट के बारे में बात करें, पहले तो अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करूं तो क्लब फुट कहते हैं पैदाइशी टेढ़े पाँव के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कहते हैं द चाइल्ड विद क्लब फुट। ठीक है, ठीक है। और आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि इसकी रेशियो क्या है इन मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर, कोई पिन पॉइंट डेटा हमारे पास नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो बताए कि इन आज़ाद कश्मीर इसकी रेशियो क्या है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्लोबली बात करें तो हर 1000 में से 2 बच्चे जो हैं वो क्लब फुट के साथ होते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं कहूँगी कि बहुत निगलेक्टेड है और इस पे अब बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। लोगों को ये होता था कि जो क्लब फुट के साथ या पैदाइशी टेढ़े पाँव के साथ बच्चा पैदा हुआ है, पेरेंट्स को ये पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और वो सिंपली कहते हैं कि बस मेरा बच्चा माजूर है, और ना वो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं और ना कुछ। और फिर इन प्रोग्रेस अगर आप फ्यूचर में देखें तो वो बच्चा हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है, ना वो प्रॉपरली चल सकता है, और उसकी वजह से आपको पता है कि एक सोसाइटल जो लोड होता है बच्चे के ऊपर, उसकी साइकिल के ऊपर, वो सब जो है वो मुफीद या कारमंद जो शहरी हम कहते वो हैं नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे काम करें मुजफ्फराबाद के अंदर, और कितने कभी तक हम बात करें तो आपने जो क्लब फुट के ट्रीटमेंट्स हैं वो किए हैं, और कितने एक बच्चे जो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट गए हैं इस ट्रीटमेंट के बाद? अच्छा, हम मुजफ्फराबाद में अगर मैं जनरली अपने कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करूं तो वो 5 ईयर से ऑलमोस्ट काम कर रहा है। और अगर हम इसमें स्पेसिफिकली क्लब फुट की बात करें तो क्लब फुट पे हमने काम तकरीबन 2 इयर्स हुए हमने काम करना शुरू किया। और मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, ये काम हमने स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिरेकल फीट और पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर के साथ, कि वो हमें इसमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं क्लब फुट के लिए जो हम काम कर रहे हैं। और ये 2 इयर्स हमें हुए हैं मुजफ्फराबाद में काम करते हुए, और इसमें जिन बच्चों को हमने ट्रीटमेंट किया ऑलमोस्ट 70+ केसेस हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है, और इसमें नंबर ऑफ हमारी जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि 2 इयर्स से हम काम कर रहे हैं तो अभी केसेस हमारे पास रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, अभी भी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। और आज़ाद कश्मीर के सेटअप की अगर मैं बात करूं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आप देखें कोई काम नहीं हो रहा। कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट करें क्लब फुट को, और या फिर मुजफ्फराबाद में एक सेंटर और होगा जहाँ पे क्लब फुट की ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा डॉक्टर ईमान, मुझे ये बताइएगा कि जो ट्रीटमेंट करने वाले लोग होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनके पास कौन से जो हम कहें डिग्रीज या वो होती हैं वो क्या होती हैं, और मतलब कितना एक टाइम लगता है, प्रोसेस क्या होता है इस सब के ट्रीटमेंट में, ड्यूरेशन कितनी लगती है, एक ही दफ़ा में हो जाता है या फिर कोई एक कम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर होता है? अच्छा, इसमें आप जो प्रैक्टिशनर के बारे में पूछ रही हैं उसमें ये है कि मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जो है वो प्रैक्टिशनर जो है वो क्लब फुट प्रैक्टिशनर हो सकता है। आइदर वो MBBS हो, आइदर वो DPT हो, या किसी भी मेडिकल के फील्ड के अंदर वो अगर है तो वो इसकी ट्रेनिंग लेकर, बाकायदा इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपका बेसिक कोर्स होता है और एडवांस कोर्स होता है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आपको वो गो अहेड देते हैं कि अब आप इस मेथड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है स्पेसिफिकली अगर मैं आपको इसका बताऊं, इसको पॉन्सिटी मेथड कहते हैं। ये इग्निशियो पॉन्सिटी ने मेथड दिया था और दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड इन द वर्ल्ड वाइड। आप कह सकते हो कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो पॉन्सिटी यूज हो रहा है और क्लब फुट के लिए, और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसमें कास्टिंग करते हैं,
प्लस्तर होता है, सिंपल अल्फाज में कहें। वो प्लस्तर जो है वो स्टेप वाइज वीकली चलता है आपका, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का प्लस्तर होता है बच्चों का। और वो प्लस्तर ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको टेनोटमी कहा जाता है। वो ऑपरेशन सर्जन करता है। मतलब ये ऐसा है कि इसमें पूरी टीम आपको रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिशनर्स रिक्वायर्ड हैं 2 जो आपकी कास्टिंग के लिए होते हैं, और उसके साथ हमें सर्जन भी रिक्वायर्ड है जो सर्जरी के लिए होता है और ओवरऑल भी वो देख रहा होता है बच्चे की हेल्थ को। तो वो आपकी टेनोटमी का प्रोसेस होता है। उसके बाद एक ख़ास किस्म का जूता जिसको हम ब्रेस कहते हैं वो हम बच्चों को दे देते हैं, और 4 to 5 ईयर तक उस बच्चे का फॉलोअप होता है। और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने ट्रीटमेंट कराया तो कुछ रह जाएगा, नहीं। ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और प्लांटिग्रेड ये जितना प्रोसीजर आपने बताया, जितनी टीम आपने बात की, एक्सपर्ट लोग, ये सारे आपके इदारे में मौजूद हैं, और पेरेंट्स मतलब सेटिस्फाई होते हैं जब आप उनको बात करते हैं कि उनका कोई प्रोसीजर होना है, कोई सर्जरी होनी है, क्योंकि हस्टेंट होते हैं मोस्टली पेरेंट्स के, पता नहीं ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा। तो इस हवाले से कितनी एक अवेयरनेस होती है या मुश्किल होता है उनको करना कि लाइक आप करा लें और कुछ नहीं होता, ये चीज़ें? अच्छा, स्टार्ट जब हमने लिया था तो उस टाइम काफ़ी टफ था। जो लोग आते भी थे वो रिलक्टेंट होते थे। इस तरह से रिलक्टेंट होते थे क्योंकि ज़्यादा केस हमारे पास जो यहाँ पर आते हैं वो नीलम साइड के हैं। मतलब दूर से ज़्यादा केस प्रेजेंट हो रहे हैं। बिम्बर से केस आ रहा है, नीलम से आ रहा है, बाग से आ रहा है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, आप उन्होंने हर वीक बच्चे को लेके आना है, तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा भी बात करूँ, उनको इस चीज़ में बड़ा होता है कि हम हर हफ्ते बच्चे को कैसे लेके आएंगे, हमारी एक कॉस्ट लगती है, एक पूरा डे लगता है, और वो सब चीज़ें होती हैं। हम लेकिन ये होता है कि इसके लिए हम बहुत शुरू से काउंसलिंग करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम आप ये समझ लें कि काउंसलिंग में लगता है कि हम कॉन्स्टेंट पेशेंट के पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि ये ज़रूरी है, देखें, ये नहीं करेंगे तो आपके बच्चे के साथ ये मसाइल होंगे। तो वो फिर डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट। लेकिन अब जब हम सेकेंड ईयर तक पहुंच गए हैं और थोड़ा सा अब लोगों को पता चला है, कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो लोग देखते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। मतलब बहुत सारे हमने अडल्ट केसेस, सिंड्रोमिक केसेस भी ट्रीट किए हैं अपने सेंटर के अंदर। एक तो इडियोपैथिक केसेस होते हैं ना, वो बहुत ईजी हैं और उसमें आप बहुत छोटे से बच्चे को लेकर चलते हैं और वो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो सिंड्रोमिक सेकेंडरी केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, उसको ज़रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंड्रोमिक और केसेस की भी 4 से 5 सक्सेस स्टोरीज 2 इयर्स के अंदर, तो इस वजह से पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाई भी होते हैं देख के। अच्छा डॉक्टर मान, आपने बात की कम्प्रिहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर के हवाले से, तो क्या वहाँ पे सिर्फ क्लब फूड की सर्विसेज दी जाती हैं या उसके अलावा भी कोई चीज़ें डील करते हैं? क्योंकि डिफरेंट एबल्ड बच्चों की रिहेबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उसमें एक चीज़ नहीं आती, उसमें मल्टीपल डायमेंशंस और प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये जो बात की, इसमें अगर आप एक सर्विस पे काम भी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। द कॉम्प्रिहेंसिव का जो वर्ड है ना, ये शो करता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू किसी पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। अब वहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिशनर्स में फिजियोथेरापिस्ट भी हैं। एक फिजियोथेरेपी का प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसमें हम पीट्स का डिपार्टमेंट अलग है, मेल फिजियो अलग है, फीमेल फिजियो अलग है। वहाँ पर एक टीम काम कर रही है। फिर इसी तरह हमारे पास एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विस है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मतलब इवन पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, फिर वो भी बहुत ज़रूरी है डिसेबल बच्चे के लिए, क्योंकि आप वर्जिश के थ्रू पैटर्न्स तो गेन कर लेते हैं लेकिन बच्चे ने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, मूवमेंट को, ये भी बच्चे को कोई नहीं सिखाता। तो इसलिए बच्चे के अंदर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है। फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बैठती हैं, इसी तरह हमारे पास स्पीच थेरापिस्ट भी बैठती हैं, तो एक मेडिकल ऑफिसर भी बैठती हैं। जिन बच्चों को किसी मेडिसिन की नीड होती है या कोई और नीड है, फिर उसमें हमारा रेफरल मैकेनिज्म भी काफ़ी अच्छा है और फिर हम इस तरह पूरा एक सेटअप लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमारे डिसेबल बच्चों के साथ आप कहें कि नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज आर देयर इन लास्ट 5 years और बहुत बेहतरीन। अगर हम बात करें अगेन रेशो की या उसकी, तो वही बात है कि हमारे पास रिसर्च डाटा नहीं है। हाँ। लेकिन आपके स्पेसिफिकली सेंटर की अगर हम बात करें तो कितने एक बच्चे हैं जो डिफरेंट लेवल के केसेस आपके पास डेली बेसिस पे आते हैं या आपके पास रजिस्टर्ड हैं या अभी तक आपने उनको ट्रीट किया है? अच्छा, 200 का एक क्लस्टर हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चों का है जिन पे हम काम करें। वो डिसेबल बच्चे हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ, कोई साइको सोशल नीड के साथ है, कोई स्पीच की डिसेबिलिटी के साथ है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ है। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें तो पर डे का अगर मैं आपको बताऊं तो 60 to 70 पेशेंट हमारे सेंटर में विजिट कर रहा है जो विद सम हाउ डिसेबिलिटी के साथ है। और कुछ अडल्ट केसेस भी हमारे पास है जो माइनर इंजरीज के साथ है, इम्पेयरमेंट्स के साथ है, लाइक बैक पेन हो गया, कोई स्पाइन का इशू हो गया, कोई पोस्ट सर्जिकल केसेस हो गए, इस टाइप के केसेस भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि हर्डल्स जब हम ये काम कर रहे होते हैं, जब हम बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की, तो कहीं न कहीं उनकी फैमिलीज़ भी उनको ऑन नहीं करी होती उस तरह से। तो कौन-सी हर्डल्स आती हैं जब आपने इस इदारे को बनाया, शुरू किया या अब ये काम कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी में वही बात है कि पॉजिटिव काम इंसान कर रहा होता है और उसको उम्मीद होती है कि एप्रिसिएशन ही मिलेगी, बट हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता। तो कोई इस तरह की स्पेसिफिक हर्डल्स जो आपको काम करते हुए आती हों, या मतलब आपको लगता हो कि लाइक अगर ये ना हो तो हम मज़ीद एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट के मज़ीद चांसेस हो सकते हैं अगर ये चीज़ ना हो यहाँ पे तो? अच्छा, हर्डल्स के लिहाज से देखें, अब तो हमने एक सेटअप को मतलब लगा लिया है, तो अब हमें इतना इशू नहीं है। लेकिन हर्डल्स के अलावा भी अगर मैं बात करूं कि मतलब कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर इन बच्चों को ट्रीट किया जाए तो ये बच्चे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेरेंट्स की कंप्लाइंस। हमें जो सबसे बड़ी हर्डल आती है ना डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि आपको पता है बड़ा पेशेंस और सब्र आजमा काम है। ये एक दिन की डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आने वाली चीज़ नहीं होती। हमारे पास बच्चे सालों सालों हमारे पास बच्चे आते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मसला कंप्लाइंस का हमें होता है कि एक पेशेंट आता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कब ठीक होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास एक आंसर नहीं होता कि 4 दिन में ठीक होगा, हफ्ते में, 2 हफ्ते में। इट टेक्स टाइम और वेरी करता है इंडिविजुअल पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत बड़ा कंप्लाइंस का इशू है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी सब्र छोड़ देते हैं या फिर बच्चे को लाना छोड़ देते हैं कि नहीं इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। डिफरेंट केसेस होते हैं उस लिहाज से, और जो कंप्लाइंट होते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरीज बनती हैं और नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज रहती है। तो सबसे बड़ी हर्डल ये है। बाकी देखें, जो छोटी मोटी हर्डल आपको सोसाइटल लेवल पे आ रही होती हैं वो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करें, पेरेंट्स की स्पेशली। हम सेशंस रखते हैं, हम कैंप्स करते हैं, हम काउंसलिंग सेशंस अपने सेंटर के अंदर भी पेरेंट्स के साथ 1 बाय 1 भी रख रहे होते हैं ताकि कंप्लाइंट रहें पेरेंट्स। तो अब काफ़ी बेहतर है। अब जिस तरह एक फ्लो आपका बढ़ता है ना, आपको आइडिया होता है। अब पीट्स के बहुत ज़्यादा केसेस जैसे आ रहे हैं, अब लोगों को है कि हाँ दे समथिंग, कि आपको कुछ मिल रहा है और आपके बच्चे में बेहतरी आ रही है, बच्चे को ज़रूरत भी है। हाँ, आपके बच्चे को ज़रूरत भी है। तो अब ये चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। डॉक्टर ईमान, बताइएगा अवेयरनेस के हवाले से पेरेंट्स की भी ज़रा कोई ना कोई देखेगा, किसी तक कोई मैसेज पहुंचेगा जो कहना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ कि कितना ज़रूरी है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को डील करना और उनके स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट को सीरियसली लेना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में नहीं दिया जाता, उनको बहुत निगलेक्ट किया जाता है कि घर में एक बच्चा है, 4 बच्चे नॉर्मल हैं, वो स्कूल भी जाएंगे, वो काम भी करेंगे, उनको हर तरह की हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक बच्चा अगर किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा वो सारी चीज़ें, तो उसको कोशिश भी नहीं करते कि लाइक हॉस्पिटल लेके जाएं या स्कूल भेजें या कोई भी सारी चीज़। तो अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज मुझे लगता है कि ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कहूँगी और मैं काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स से भी ये बात ज़रूर करती हूँ कि आप देखें कि आपका एक नॉर्मल बच्चा है ना, आप ये देखें उसका मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है, ठीक है? वैसे आप सोचें और देखें, और फिर आप ये देखें कि आप डिसेबल बच्चे के ऊपर क्या लगा रहे हैं। मतलब एक लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसके ऊपर जो हम पैसे लगा रहे हैं वो मतलब हम ज़ाया कर रहे हैं। लिटरली कि मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि क्या फ़ायदा होगा हम इसके ऊपर ये मेहनत करें या इसके लिए कोई चीज़ परचेज़ करें या कुछ भी ऐसा करें। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है। देखें, आपकी थोड़ी सी मेहनत ना, अगर आप स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस टाइम अगर आप मेहनत स्टार्ट कर दें तो आप यकीन करें कि 10-15 साल का जो स्टार्ट का बच्चे की एजिंग है उसके बाद आप बहुत मुतमईन होंगे। और अब नंबर ऑफ़ केसेस मुजफ्फराबाद के अंदर भी आपको ऐसे मिलते हैं कि जो डिसेबल हैं लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी पेरेंट्स की मोटिवेशन है उस बच्चे के लिए। जिन बच्चों को पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं कि यू आर द गुड इन सोसाइटी या आप सोसाइटी में नॉर्मल बंदे की तरह ही हैं, जिस तरह ना, हाँ, वो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। वो मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं रहते कि जिस तरह उनको आप कहें कि ये कुछ भी नहीं करे और सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। तो ये ज़रूरी है, पेरेंट्स की मोटिवेशन और पेरेंट्स को मोटिवेट करना इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है बाकी सब के अलावा, ताकि ये डीमोटिवेट ना हो। इनके अंदर सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि डीमोटिवेटेड होते हैं और इनको होता है कि हम शुरू से ही ये सोच लेते हैं और माइंड बना लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो वाली बात है। एक तरफ आपके इदारे की तो स्ट्रगल है ही, आपकी सारी टीम की भी कि आप लोग इन बच्चों के लिए काम करें, लेकिन शायद मुझे लगता है उनके पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनकी स्ट्रगल भी है कि उनको उन बच्चों को लेके भी आना चाहिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कल को वही बात है कि अगर वो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं होंगे तो बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं और वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो कल को वो अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपके बारे में और आपके इदारे के बारे में जान के। ये थी डॉक्टर ईमान ज़ारा जो कम्प्रिहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर की क्लिनिकल इंचार्ज थी। वो बता रही थी कि डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनकी नीड्स क्या होती हैं, उनके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करी थी कि कितने बच्चों को वो अभी तक ट्रीट कर चुके हैं या मज़ीद ट्रीट करी हैं या फ्यूचर में करेंगी। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं हमारी सोसाइटी का, लेकिन हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी इदारा या कोई भी उस तरह की चीज़ हमें
आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़र नहीं आती, जो स्पेसिफिकली इनकी बहाली के लिए काम कर रही हो। तो अगर कोई काम, कोई इदारा, अगर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी डोमेन में रहते हुए ये कोशिश कर रहा है उसको कम करने की, उसके बर्डन को, अगर 200 मरीज़ एक दिन में ट्रीट हो रहे हैं तो एक बड़ी बात होती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इदारों को सपोर्ट करें और कोशिश करें, अगर हमारे इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको हमें लगता है कि ज़रूरत है इलाज की, तो ऐसे इदारों तक पहुँचाएँ ताकि मज़ीद उनके लिए कोई बेहतर प्लान बन सके, उनके वो ट्रीट हो सके। इसकी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।